नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 12th विषय भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के सामने है। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र अर्थात पेपर आपको आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चनों को हल करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको हाफ ईयरली एग्जाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर है वो सब प्राप्त हो सके। आप सभी जानते हो कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है और प्रत्येक जिले का पेपर है वो अलग अलग बनता है, लेकिन देखने में यह आया है कि इन पेपरों में काफ़ी क्वेश्चन है वो समान मिलते हैं, जिससे अपनी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और ये हाफ ईयरली की जो पेपर है वो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, शुरुआत में इस हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे कि यदि प्रकाश वेग c है और v आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग होगा, तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि एच न्यू अपॉन सी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, ओस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि ताप जिससे नीचे चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ और जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होते हैं कहलाते हैं क्यूरी ताप। तो ये यहाँ पर आपकी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो ताप है वो क्या लिखा होगा? क्यूरी ताप। तो अगर इसके अकॉर्डिंग माने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। और आप में से जो स्टूडेंट किस डिस्ट्रिक्ट का ये हाफ ईयरली पेपर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के सामने, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरित विद्युत भाग बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह जिस दिशा में धारा प्रवृत्त करते हैं उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करते हैं। ये कथन कौन से नियम का है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए। तो ये कथन लेंज के नियम का, किसके? लेंज के नियम का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो आप सभी जानते हो कि डी बोकेली, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, डी बोगली होता है। तो इतने तो आप समझदार स्टूडेंट हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि जल शोधक में जीवाणुओं को मारने में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरणों को। जल शोधक में जीवाणुओं को मारने के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आकाश के नीले रंग का कारण होता है। आकाश के नीले रंग का कारण होता है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये सभी स्टूडेंटों को आता है। तो जल्दी से इसका कमेंट्स है वो आंसर में बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर मुझसे भी पहले आप इसका आंसर बता सकते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, हार्गेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान कला में दोलन करते सभी बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब तरंगाग्र। पेपर काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड लेवल का बनाया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाती है
तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके पश्चात हम चलते हैं रिक्त स्थान पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इस प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट के हाफ ईयरली पेपर प्राप्त करने के लिए इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले दिनों की सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। इसके बाद इस रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाप सूत्र क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताओगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का कौन सा माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरण क्या होता है? आवश्यक होता है। तो यहाँ कर लेना सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगला, किसी अवरोध के किनारों पर तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना, मुड़ जाना कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश की विवर्तन। क्या कहलाता है? कौन सी घटना कहलाएगी? विवर्तन की घटना कहलाती है। अगला, एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल। जो अपने घरों में लगे होते हैं, सोलर सेल। तो सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन है। और इस प्रकार क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवेशों को धनात्मक व ऋणात्मक कहा? तो ये किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकल ने। बेंजामिन फ्रैंकल ने आवेश का सबसे पहले धनात्मक व ऋणात्मक कहा था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है तो मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई काल्पनिक रेखा जिससे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है, उनको विद्युत क्षेत्र रेखाओं से अभिप्रायित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अगला क्वेश्चन कि चुंबक तत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। किसके लिए? चुंबक तत्व के लिए गाउस का नियम लिखे। तो ये मैं नियम आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है कि भंवर धाराओं के 2 अनुप्रयोग लिखें। क्या लिखने? भंवर धाराओं के आपको 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग तो लिख सकते हैं कि विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग हो जाता है प्रेरण भट्टी में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे लगा दिया कि देखो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसका स्पेक्ट्रम कम होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम है, देखो प्राथमिक इंद्रधनुष के
प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें स्पेक्ट्रम का क्रम होता है, जबकि इसमें द्वितीयक इंद्रधनुष में स्पेक्ट्रम के विपरीत क्रम होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो आपका अधिक चमकीला व अधिक संकीर्ण होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला व कम संकीर्ण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। तो स्नेल का नियम मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है कि आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या से अनुपात सदैव नियत होता है। इसको साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1 से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की अनुपस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? कौन सी घटना प्रकाश की अनुपस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? तो ये आप सभी जानते हो, ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना। कौन सी घटना प्रकाश की अनुपस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? तो क्या हो जाएगी? ध्रुवण की घटना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10, धेली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। क्या कर रहे हैं हम? धेली आवर्ती को, क्वेश्चन नंबर 10, धेली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, आंसर स्क्रीन पे आ चुका है कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से फोटोन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता, वो धेली आवर्ती कहलाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण क्या होता है कि के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस थीटा, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या इसको हम के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, इनके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस प्रकार से आपके इस हाफ ईयरली पेपर के जो जितने भी अत्यधिक गुणात्मक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, तो वो मैं आपके स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी हाफ ईयरली में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 17 से 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 काफ़ी इजी है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की 3 अभिक्रियाएं लिखिए। रदरफोर्ड सोडी के रेडियोएक्टिव चयन नियम लिखिए। काफ़ी क्वेश्चन है, अगर थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी की तो इस पेपर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपके सामने आ चुका है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कौन इस हाफ ईयरली पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं, और आप इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ये यहाँ तक हुआ तो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट करें और अच्छी तरीके से याद करें, जिससे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। इसी के साथ ये आपका पेपर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।